नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस हो रही थी श्रीनगर के अंदर, जिसमें जुनेद मट्टू एक बार फिर से जीतकर सामने आ गए हैं। भाजपा पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए हैं और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश इनकी तरफ से भी की जा रही है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर की अगर हम बात करें तो सुबह से ही सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा था। पार्षदों की झड़पें जो है वो देखी गई और उसके साथ ही साथ कुछ पल के लिए यहां पर मतगणना को मतदान जब हो रहा था उस वक्त वोटिंग को रोका गया, यानी कि जो वोटिंग की प्रक्रिया थी उसे थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि आपसी तालमेल ही नहीं बन रहा था। और जाहिर तौर पर सुर्खियां तो बटोरती जा ही रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन क्या कुछ पूरे सूरत हाल आज वहां पर बने रहे, सनम एजाज हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। इस शहर के लोगों का कि मुझे आज फिर से शहर के मेयर का जो चेयर है संभालने का मौका मिला और इस शहर की फिर से खिदमत करने का मौका मिला। हमने 44 वोट से जीता है, जो 2/3 मेजॉरिटी के करीब है। जब मैं इब्तिदा में मेयर बना था तब हमने 40 वोट लिए थे, आज हमने 44 लिए हैं। और ये सबको पता होनी चाहिए कि ओपन वोटिंग हुई है, ट्रांसपेरेंट वोटिंग हुई है, आज सीक्रेट वोटिंग नहीं थी। सारे वोट ओपन वोटिंग हुए हैं और बहुत साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। बड़े मुद्दों बाद, इंतजार के बाद और बड़े वक्फे के बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के इंतखाबात और इन्हीं इंतखाबात के बीच में हंगामा सुबह से बाद दोपहर तक श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में। और इस हंगामे में जुनैद वर्सेस इमरान शेख, और ये इमरान शेख वर्सेस जुनैद नई कहानी नहीं, पुरानी कहानी है। कल शाम देर गई तक यही बताया जाता था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बाद दोपहर में यही मालूम हुआ कि महबूबा मुफ्ती से लेके उमर अब्दुल्ला तक को भी इंटरवीन करना पड़ा। फिर सलमान सागर से लेके बड़े सागर तक की बात आई और छोटे आलम से लेके बड़े खुर्शीद आलम तक की बात आई। और फिर यही बताया गया कि फेर बदल यानी मुकाबला कांटे का है, 1-2 से ऊपर नीचे हो सकता है। और उसी हंगामे के बीच में आज जब सुबह ये मामला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में शुरू हुआ तो यही मालूम होने लगा कि ये किसी न किसी नतीजे पे तो ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाने लगा कि ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। और ताकत के इस्तेमाल की खबरें जब आने लगी तो फिर शोर हंगामा भी हुआ, शोरगुल भी हुआ। और इसी शोरगुल के बीच में कुल मिला के नताइज जो सामने बताए गए, वो बताया गया कि शेख इमरान तो हार चुके हैं, उनको कुल 7 मिले हैं, लेकिन उनका 7 का 7 कामयाब नहीं रहा। और उसके मुकाबले में जुनैद कामयाब हुए हैं, 40 से ज़्यादा जुनैद को मिले हैं, ये भी बताया गया। लेकिन हंगामा, शोरगुल और शोरगुल के हंगामे के बीच में पुलिस भी आई, अकड़ पकड़ दक्कड़ जो कुछ भी कह सकते सब कुछ देखने को मिला। और इस अकड़ दक्कड़ पकड़ में जो खानापुरी है या जो रजिस्टर है उस पर एब्सेंट भी रखे गए। साफ तौर पे श्रीनगर में आज के इन इंतखाबात में ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि ताकत का इस्तेमाल भी हुआ है और ताकत के साथ साथ ये भी बताया गया कि ऊपर के अहकामात पर भी अमल दरामद हुआ है। लेकिन साफ जाहिर है अब आगे के लिए जुनैद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर तो बन चुके हैं, लेकिन कितना कांटू भरा या यूं कहें जितना जो कंट्रावर्सीज का माहौल है वो जारी भी रह सकता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने कंट्रावर्सीज देखी थी और कोविड के बीच में भी कंट्रावर्सीज हुई और अब भी देखने को मिल रहा है कि कंट्रावर्सीज आगे भी रहेंगे। और इन्हीं कंट्रावर्सीज के बीच में शहर का बाबा यानी बाबाई शहर को हर कोई कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो पूरे सूरत हाल साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें जुनैद मट्टू को लेकर तो जुनैद मट्टू अक्सर उसी पार्टी के साथ चलते जाते हैं जो सत्ता में काबिज होती है, यानी कि जो पावरफुल पार्टी होती है उसी के साथ जुनैद मट्टू अपने जनाधार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने दामन थामा हुआ था और उसके बाद आज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से जीतकर सामने आ गए हैं, मेयर के पद पर आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कितना विकास वो करते हैं। उसके साथ ही अब रुख करेंगे शहर श्रीनगर का। शहर श्रीनगर में लगातार मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है उसकी वजह से बिजली की कटौती शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है और बिजली डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है वो जरा इरफान की रिपोर्ट में देखिए। वादी कश्मीर में मौसम और साथ ही साथ मौसम को लेकर जी हां, आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद मौसम आज आफ्टरनून के बाद साजगार होगा। जिस तरीके से वादी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है और बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसमें गुलमर्ग, सोलमर्ग और पहलगाम और पीर पंजाल रेंज की बात भी बताई जा रही है।
साथ ही साथ आईएमडी महकमे का ये भी मानना है कि इस बारी मौसम में काफी ज्यादा ठंड का इजाफा आने वाले दिनों में भी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 21 दिसंबर के बाद चिलाई कलान भी दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी खबर है कि आज जिस तरीके से मौसम के साथ साथ बिजली की मार और उसी बिजली की मार को लेकर पीडीडी महकमा यानी पावर डिपार्टमेंट जो महकमा है उसकी तरफ से अभी एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब पावर कर्टेलमेंट्स को बढ़ाया जाएगा। नॉन मीटर्ड एरियाज में 7.5 घंटे की कर्टेलमेंट होगी और मीटर्ड एरियाज में 3.5 से लेकर 4 घंटे की कर्टेलमेंट भी हो सकती है। जेके 24/7 न्यूज और गुलिस्तान के लिए सईद इरफान फाजिल। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है वैसे वैसे ही कश्मीर के अंदर बिजली की अघोषित कटौती जो है वो शुरू हो जाती है। पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि ज्यादातर कट्स जो है वो लगाए जाएंगे और इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। और साफ तौर पर यह भी अगर हम देखें कि प्रशासन और सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा उस वक्त बिजली को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला और बारामूला के संग्रामा इलाके में लिए चलेंगे, जहां पर लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफी ज्यादा तरीके से वंचित दिख रहे हैं, क्योंकि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। इरशाद भट्ट की इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर कितना विकास हुआ है। अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस वक्त हम संग्रामा में मौजूद है। यहाँ पे हम कई मुकामी लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे इस इलाके में जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी डेवलपमेंट हुई है। चलिए अगर हम इस संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इसको जो है जिला इंतजामिया के साथ साथ जो सियासतदान हैं उन्होंने जो है इसको नज़रअंदाज किया है। यहाँ पे हमारे कई मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर तो खैर मकदम गुलिस्तान जेके न्यूज़ वन तो ये सियासतदान आए लीडर आए क्या ये गई ना डेवलपमेंट डेवलपमेंट नजर तुम तलो रूजो साइडस यह गो रोड दियो नजर यह वो तार अपर में साइड त्रोस कैमरा करू फोकस होकुन वुचु यम गई तार यम गई रोड कत आब कहें कम खतर हम पो गरो खतर वजह हम और वो कह बनो इत कालस वोड अमिस वोड नन्नी अख लफुज अस्सलाम वालेकुम वोड इन गो अमिस अख लफुज वोड पत गो न जान न पहचान न जान न अगर अमिस नश कह नफर फरियाद करने गस तुह कत रोजान वोड ब्रोट अमिस खास रिश्तेदार वोड पत वन तुह कत अस पावर कह पत अस रोड कह गवर्नमेंटस तान कत अनो कांग्रेस या पीडीपी या एनसी हुकूमत रोज क्या तमन दोन गई ना कम वो पान रोडन सान नजर वो पावर कत आब कत नजर पान इलेक्शन या डीडीसी इंतखाबात इन वल तह निश लीडर तज वोट सारी पन्ने मतलब खतर सारी वोट के टाइम अमन रिश्तेदार अमन वोट के टाइम वोट मकलिया कह ब्यूट कुर्सी पे पे कंस दाद मामला कम खतर अहन नमो हिस इलेक्शन मज गुस फायदे वातन गरीब आवाम गुस फायदे वातन सह वातान बुखारी रूद कुस कम कर शोब साहबन कुस कम कर कम ये सारी पन पन कम सना कर अगर वनस इलेक्शन अत इलेक्शन मज दानदी क्या संग्रे में ज्यादा यरवेना हमें कुछ नहीं मिला उससे। तो आप मुकामी लोगों की बात करें कितने मुश्किलातों का सामना करना बहुत मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ पर अभी। मतलब जहाँ एक दफ़ा मतलब एमएलए साहब बशार बुखारी साहब आए हम मतलब यहाँ पर संग्रामा में, तो उस टाइम उन्होंने मतलब इतने वादे किए हमारे, तो 2 दिन बाद हम गए उसके पास तो फिर भी फायदा नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं, आज 2 साल हो गए। इससे पहले मेरे ख्याल से मतलब यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्या इसको नजरअंदाज किया जा रहा है संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी को? हाँ बहुत नजरअंदाज किया जा रहा है संग्रामा, खासकर मेन संग्रामा है। यहाँ पर मतलब कोई काम नहीं किया, जो भी एमएलए रहा यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ डीडीसी इंतखाबात आने वाले हैं, क्या लोग इसमें हिस्सा लेंगे? ये तो पता नहीं, मतलब जो हिस्सा लेगा वो करेगा कुछ या ना करेगा वो बाद में पता चलेगा। कैंडिडेट जो है ना सर, इनको बोलो सामने आ जाए फिर इलेक्शन में उतरे सर। हमारे सामने आते नहीं, ऑनलाइन फेसबुक पे वोट नहीं चलते सर। इनको बोलो सामने आने के लिए, ये हमारे पास आता ही नहीं कोई, जो भी डीडीसी पे उतरे ना सर। आज तक कोई नहीं आया सर। शेब साहब से अपील करते यहाँ पे आ जाइए, हफीज साहब से भी अपील करते यहाँ पे कोई आता ही नहीं सर। सामने आते बाकी कंडियों में जाते, संग्रामा में
आता ही नहीं है सर कोई। इनको आप खुद ही रिक्वेस्ट करिए, इनके सामने जाओ, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, इनके हल प्रॉब्लम करिए, ये भी वोट डालेंगे सर। बस फिर बाद में आप वोट डालेंगे? बस सर आपके मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगे, उसके बाद सामने आए सर, वो मुश्किलात भी दूर हो जाएंगे सर। आप इनके हमारे बदले अपील कीजिए, इनके सामने आ जाए। संग्रामा में आए सर, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, सारे जाते कंडी में। इनको अपील कीजिए यहाँ पे आने के लिए, मेहरबानी सर आपकी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मुकामी लोग हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है इस संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है हर वक्त। हालांकि इससे पहले की बात करें, इससे पहले यहाँ पे जो बहुत सारे इलेक्शन हुए, चाहे असेंबली इलेक्शन, चाहे जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, MLA भी रह चुके हैं यहाँ पे, जो बशारत बुखारी। इसके साथ साथ जो शोएब लोन है वो भी यहीं का रहने वाला है, और जो इन्होंने जो है काम किया है, लोग इससे जो है मुतमईन नहीं है, लोग जो है नालान है इन लीडरों के खिलाफ। इस वक्त जो है हम यहाँ पे संग्रामा मेन चौक में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि हम इनको अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है पहले यहाँ पे आए और विज़िट करें संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों के क्या क्या मुश्किलात हैं, लोगों के क्या क्या ग्रीवेंस हैं। उसके बाद जो है हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जो DDC के इंतखाबात आने वाले हैं, ओवरऑल ये देखा जाए यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम इसमें जो है हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ग्राउंड ज़ीरो की बात करें, ग्राउंड ज़ीरो पे जो है कोई काम आज तक नहीं हुआ है। मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, संग्रामा, बारामूला। चलिए, तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल संग्रामा इलाके के अंदर बनते हुए दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, और लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जब भी वोटिंग होती है या फिर मतदान होने होते हैं या फिर इलेक्शन सर पर होती है, तो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत कर सामने आते हैं उसके बाद बिल्कुल भी उनका कोई अता पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये नुमाइंदे कहाँ चले गए हैं। चलिए, अब आपको पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन से भी आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से लगातार लापरवाहियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। राही निसार ने कुछ खास बातचीत की है डॉक्टर्स के साथ, क्या कुछ उनका कहना था वो भी देखिए। कोविड के हवाले से जहां पे हम देखते हैं तो कोविड की महामारी अभी चल रही है, कोविड गया नहीं। अलबत्ता लोग अभी ये सोच रहे हैं, शायद लोगों को पता है कि कोविड गया है, लोग बिना मास्क के अभी घूम रहे हैं। तो अगर हम पट्टन ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात करें, बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है कि मास्क के बिना किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता है। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डेंटल सर्जन डॉक्टर महमूदा है, इससे थोड़ा बहुत जानेंगे। अभी तो कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं यहाँ पे। अभी लास्ट मंथ थोड़ा सा कोविड में कमी आई थी, क्योंकि अब लोगों को पता चला कोविड में कमी आई, उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया। अब और कोविड बढ़ गया यहाँ पे। मेरे पास भी ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बिना मास्क आते हैं यहाँ पे। या तो उनके जेब में मास्क होती है, या तो उन्होंने गाड़ी में मास्क रखी होती है, या उनको मास्क ही नहीं होते। लेकिन हमने अब यहाँ पे ये चीज़ किया है कि हम बिना मास्क पेशेंट्स को एंटर ही नहीं करने देते हैं, और बिना कोविड टेस्ट के हुए हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका पहले कोविड टेस्ट किया जाता है। जब उनका रैट नेगेटिव हो उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं मतलब पेशेंट्स की है। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोग भी मास्क लगा के ही रखिए। बिना हमारे यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल पट्टन में हमने ऐसा किया है कि यहाँ पे पेशेंट्स बिना मास्क के एंट्री ही नहीं मारते हैं। मतलब यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं उनको मास्क लगा के होनी चाहिए, और कोविड टेस्ट करके आते हैं। जब भी कोविड टेस्ट करके आते हैं फिर ही उनका ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती है कोविड रिलेटेड, डेंटल सर्जन्स तो फुली इन्वॉल्व है इसमें। डेंटल सर्जन्स को ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है एज कम्पेयर टू अदर्स। इसीलिए यहाँ पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह से ही तो सारा ये कुछ जाता है, वायरस वगैरह, क्योंकि हम ही लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए आप लोग भी प्लीज़ ध्यान में रखें, मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क के बगैर बाहर मत निकालिए, और कम से कम हॉस्पिटल्स में एंट्री मत मारिए मास्क के बगैर, क्योंकि आप लोग अगर कोविड फ्री होंगे, आप लोगों को क्या पता हम लोग कोविड फ्री है कि नहीं। थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पे थे डॉक्टर महमूदा जो डेंटल सर्जन है ट्रॉमा हॉस्पिटल पट्टन में। इनका यही कहना है कि अगर यहाँ पे कोई भी पेशेंट आए तो वो मास्क लगा के आए, क्योंकि इनका ये कहना है कि खास तौर पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो तो बिना मास्क के आते हैं, और जो इनके अटेंडेंट साथ होते हैं वो भी बिना मास्क के होते हैं। तो इनकी यही पे गुजारिश है तमाम पेशेंटों से कि यहाँ पे बिना मास्क ना आए, और खासतौर पर इन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर ऑर्डर भी निकाला है कि बिना मास्क किसी पेशेंट को अंदर यहाँ इजाजत नहीं होगी। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।
तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर डॉक्टर का, और साफ तौर पर डॉक्टर जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लापरवाही बिल्कुल भी बरतनी नहीं है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहें या उस पर समझना चाहें, उस पर गौर करना चाहें, तो जाहिर तौर पर उसमें कहा गया है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी कोरोना के केसेस भी बढ़ते जाएंगे और कोरोना जो है वो पीक पर पहुंचता जाएगा। तो एहतियात बरतना अभी भी बहुत जरूरी है। लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी हमारे संवाददाता वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। लोग जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद डीडीसी इलेक्शन होने को जा रहे हैं और सामने एक बात आई थी कि वीडीसी जितने भी हैं इन्होंने बाइकाट किया था डीडीसी इलेक्शन को लेके। इन्हीं से जानते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की इन्होंने डिमांड रखी थी और क्यों इन्होंने बाइकाट किया था। सर आपका नाम? मेरा नाम शांति भूषण शर्मा है। मैं ऑल J&K वीडीसी मेंबर्स यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। सर आपने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हम बाइकाट कर रहे हैं, तो क्या वजह रही बाइकाट करने की? देखिए सर, हमारी जो सैलरी का मसला है वो 3 साल से चला आ रहा है। जब से एसपीओज़ की सैलरी 12 और 18 हुई है तब से जो सैलरी डिवाइड होती थी वो सैलरी उन्होंने मेंबर्स को बांटना बंद कर दी थी। इसी आक्रोश में आकर हमारे जो ऑल J&K यूनियन जो हमारी वीडीसी की बनी थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन बाइकाट करेंगे, क्योंकि सरकारें जो है हमारे मैटर को कंसीडर नहीं कर रही थी। तो उसके चलते ही हमने कई बार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गए थे, माननीय डीजी IG साहब के पास भी गए थे हम, और हम माननीय अशोक कौल जी के पास भी गए थे, रैना जी के पास भी गए थे, लेकिन हमारा मसला जो है वो कंसीडर नहीं हुआ। ऐसे वर्बली वो कमेंट होता था लेकिन रिटर्न में हमें कोई एविडेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके चलते हमने 23 अक्टूबर को एक नोटिस जो है माननीय अशोक कौल जी के टेबल पर प्रेजेंट किया था और उसमें हमने लिखा था कि आवर जेन्युइन डिमांड शुड बी सॉल्व्ड। देखिए कुछ दिन पहले मैं देख रहा था रविंद्र रैना जी से भी आपने बात की थी, तो किस तरह की बात क्या उन्होंने बताया था? नहीं, रविंद्र रैना जी जब हमें मिलने आए थे तो उस वक्त हम एक प्रोटेस्ट के मतलब रूप में थे, चूँकि हमें 20 को उन्होंने मिलने के लिए जो समय दिया था वो जब वो उस पर प्रॉपर उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया तो 21 को फिर हमने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें वो शाम को फिर हमारे साथ मिले। तो मिलने के बाद उन्होंने हमें जो है एविडेंस दिया, लेकिन बाई कमेंट, नॉट रिटन इन रिटन। तो इसीलिए हम जो थे हमने वो नहीं समझा था कि ये कोई प्रॉपर एविडेंस हमें दिया गया। तो आज जो है आज हमें एक रिटन एविडेंस दिया गया है। बस खाली इतना है कि हमें बस हम कहीं थाने पुलिस में जाते हैं तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा धमकाया जाता था। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारे ऑल J&K विलेजेस में जितने भी वीडीसी भाइयों ने जो ड्यूटियाँ दी हैं, बड़ी कठिनाई और बबड़ी मशक्क़त से मैं जाऊँ तो कई कांड हमारे जम्मू कश्मीर में हुए। तो इसमें सैलरी कितने टाइम आपको दी गई थी? देखिए सर, सैलरी हमें शुरू से ही दी गई थी, 1996 से ही सैलरी लगी थी, लेकिन मिलती थी सैलरी? उस वक्त एक एसपीओ जो था वो बनाया जाता था, 8 मेंबरों का ग्रुप होता था, उसमें एक एसपीओ होता था जिसकी 1500 सैलरी थी, वही 8 मेंबरों में बांटी जाती थी। मुझे उम्मीद है कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद हमारी सैलरी का जो इशू है वो बड़ा हाई लेवल से मतलब रेज करेगा, क्योंकि माननीय अशोक कौल जी और माननीय शक्ति परिहार जी ने हमें आश्वासन दिया है, रिटर्न में भी दिया है, और माननीय हमारे रविंद्र रैना जी ने भी हमें जो है आश्वासन दिया है। तो हमें इसमें साफ तौर पे इन्होंने बताया था कि हमने बाइकाट किया है, तो मगर अब इनको यकीन दहानी कराई गई है कि डीडीसी इलेक्शन के बाद ही इनको सैलरी फिर से दिएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला किश्तवाड़ का, क्योंकि मौसम ने लगातार करवट जो है वो बदल ली है और उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां भी लोगों को झेली पड़ी हैं। अजय शान की इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर क्या सूरत हाल किश्तवाड़ के अंदर। डीडीसी चुनाव के चलते जिला किश्तवाड़ में भी चुनावी गर्माहट देखी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने अपनी करवट बदली है और खासकर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, चाहे मड़वा की बात करें, वाड़वन की, दक्षिण की, पाडर, बोंजवा या छात्रों के पहाड़ी इलाकों की, तो वहाँ पर आज भी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जो मतदान होगा, जो पोलिंग होगी, कहीं ना कहीं उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। इन हालात में क्या पोजीशन है, चुनाव की गर्मी कितनी है किश्तवाड़ जिला में, और जो दूर दराज इलाकों में क्या असर पड़ेगा बर्फबारी की वजह से, इसको लेकर बात करने के लिए कुछ सीनियर लोग हमारे साथ हैं, जैसे शागिर सिद्दीकी सोशल वर्कर हैं किश्तवाड़ के, जिन्होंने इस पहाड़ी एरिया को बड़ा ट्रैवल करते हुए करीबी नज़रों से देखा है। तो इनसे जानेंगे कि जो शागिर साहब आप बताएं कि जो ये मड़वा वाड़वन में अभी बर्फ़ पड़ गई है और डीडीसी के चुनाव 28 तारीख को वहाँ पर पोलिंग होनी है, तो क्या असर पड़ने वाला है? ये जो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस मौसम में सरकार ने फैसला लिया इलेक्शन कराने का, तो इसमें जो मौसम ने करवट बदली है, बारिशें हो रही है, वहाँ बर्फबारी हो रही है, जैसे वोड़वन में सकनई का इलाका है, तत्ता पानी का इलाका है मड़वा में, या आप पाडर में जाइए आप, वहाँ मचेल का इलाका है। ये जो हायर रीचेज़ हैं,
काफ़ी ज़्यादा वोटिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए था कि अगर ऐसे मौसम में इलेक्शन कराने हैं तो उनको पोलिंग स्टेशन की तादाद पहले ही बढ़ा देनी चाहिए थी, लोगों को ज़्यादा दूर न जाना पड़ता और लोग बड़ी आसानी से वोट डालते। तो मुलाजिम जो वहाँ ड्यूटी पर जा रहे हैं इलेक्शन, उनको तो दिक्कतें आएंगी, साथ में वोटर्स को भी काफ़ी दिक्कत आएगी अपना वोट कास्ट करने में ऐसे मौसम में। शाकर साहब, आज की डेट में अगर हम देखें कि जिला किश्तवाड़ में डीडीसी चुनाव को लेकर माहौल कैसा है? माहौल तो यहाँ ठीक है, सारी पार्टियाँ इसमें हिस्सा ले रही हैं, तमाम सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। एक और वरिष्ठ सिटीजन है किश्तवाड़ के, मुश्ताक अहमद दियो साहब, इनसे जानेंगे। दियो साहब, आप बताएं कि जो मौसम का बदलाव देखा जा रहा है, बर्फबारी हुई है, तो चुनाव की जो पोलिंग पहले मरहले में 28 तारीख को मड़वा वार्ड में होनी है, तो उसका क्या असर होगा मौसम का चुनाव पर? हाँ, देखिए, हकीकत यह है कि चुनाव का बुखार जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है जिला किश्तवाड़ में, लेकिन अचानक जो मौसम में तब्दीली आई है इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो पहाड़ी इलाके हैं जहां बर्फ़ आई है या ज़्यादा बारिश आई है उनमें तो असर ज़रूर पड़ेगा। ताहम जो अगले मराहिल हैं उनमें अगर मौसम साफ़ रहा तो वहाँ बुखार जो है वो बढ़ता ही जाएगा और अच्छी खासी वोटिंग होगी। लोगों में डीडीसी चुनाव को लेकर क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी उम्मीदें हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ गांव-गांव में जाकर या ये जो उम्मीदवार हैं उनके जो हामी हैं उनमें काफ़ी वो देखा जा रहा है, गर्मजोशी से वो लगे हुए हैं। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा में भी आज भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग से खास बातचीत हुई है ऋषि खजूरिया की। क्या कुछ पूरे सूरत हाल रहे, किस तरह से पूरी बातचीत उन्होंने की है, वो भी देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनावों का बिगुल बज चुका है और भाजपा की अगर बात करें तो स्टार कैंपेनर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यहां पर भेजे जा रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन डीडीसी चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 70 साल के बाद ये चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो 3 टियर सिस्टम भी कंप्लीट होगा। तो क्या आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, इसी पर बात करेंगे तरुण चुग जी के साथ। सर, JK24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में ये डीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कल से आप मैराथन जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई में आने वाले जो समय में डेवलपमेंट जो बड़े स्तर पर होगी जम्मू कश्मीर में? ऐसा है कि मैं अभी श्रीनगर के बाद जम्मू के अलग अलग जिलों में जा रहा हूं और देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में ये बहुत बड़ा घाव है कि उनको 7 दशकों तक जिन्होंने इस स्टेट पर राज किया, उन्होंने यहाँ के विकास को, यहाँ के क्षेत्र के तरक्की को रोक के रखा। आप देखिए 60 के दशक का श्रीनगर और 60 के दशक का जम्मू और 60 के दशक का बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई, वो कहाँ पहुंचे और श्रीनगर और जम्मू को किसकी नज़र लगी? नज़र लगी अब्दुल्ला एंड सन्स की, नज़र लगी मुफ्ती एंड सन्स की, जिन्होंने केवल व केवल एक गैंग बनाकर यहाँ के विकास की चिंता किए बिना, इतना फर्टाइल ब्रेन जम्मू कश्मीर के बच्चों का, लेकिन उनके हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़ा दिए, जिनके हाथ में कलम चाहिए थी उनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, जिनको लैपटॉप चाहिए था उनको AK-47 दे दी और जम्मू कश्मीर को युद्ध का मैदान बना दिया। जम्मू कश्मीर की जनता कभी इस गुफ्तार गैंग को, ये अब्दुल्ला एंड सन्स के गैंग को, ये मुफ्ती एंड सन्स के गैंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये समय है उनसे हिसाब लेने का। 7 दशकों की लूट का, ठगी का, डकैती का हिसाब उनको देना होगा और जनता आज चुप रहने वाली नहीं, हिसाब मांग रही है और हिसाब लेके रहेगी। गुपकार गैंग की बात करें, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये एक बार फिर से धारा 370 को लेकर जो वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 35A की बात की जा रही है और इन्हीं बातों को लेकर ये इस चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले पंचायती राज जो चुनाव हुए उसे बाइकआउट किया गया, BDC के चुनावों को बाइकआउट किया गया, लेकिन एकदम से गुपकार गैंग इकट्ठा हो गया और आज ये मुद्दे लेकर जो वो जनता से वोट मांग रहे हैं। ऐसे कि अब्दुल्ला साहब हों या महबूबा जी हों,
उन्हें लगता है कि 370 और 35 से वापस आ जाएगा और उनको चाइना ये वापस ले देगा, पाकिस्तान ले देगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा, अब जम्मू कश्मीर की जनता के एजेंडे में 370 और 35 से वापस आना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता के एजेंडे में प्रधानमंत्री का वो संकल्प, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि जम्मू कश्मीर की जो धरती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखी, उसे वापस भारत के साथ जोड़ने का संकल्प जो है, उसे सिद्धि तक पहुंचाना है। उनका केवल इतना ही कसूर था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का इस समय पार्ट था उसे छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद कहना पड़े। लेकिन उन लोगों को जम्मू कश्मीर की धरती पर वोट का अधिकार किसने छीना? किसने उन हिंदुस्तान के बेटों को जो जम्मू कश्मीर में आए थे उनसे वोटिंग राइट छीन लिया? अब्दुल्ला एंड सन्स ने। आज 7 दशक बाद वो लोकल वोट कर रहे हैं। 7 दशक आपने उनसे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन के रखा। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपसे बड़ा तानाशाह, आपसे बड़ा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। डेमोक्रेसी का कत्ल आपने किया, लोगों के अधिकारों का कत्ल आपने किया। आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं अब्दुल्ला साहब? बिल्कुल। क्या लगता है पंचायती राज सिस्टम मजबूत हो पाएगा जम्मू कश्मीर यूटी का, क्योंकि 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है और इससे पहले भी कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो वो आने वाले दिनों पर बड़े स्तर पर हो। ऐसे कि अब इस लूट को बंद करने के लिए जम्मू कश्मीर के किस गांव में कितना विकास होगा, गांव का सरपंच तय करेगा। चुना हुआ प्रतिनिधि तय करेगा कि मेरे ब्लॉक में कहाँ ईंट लगेगी। चुना हुआ प्रतिनिधि तय करेगा कि मेरा जिला परिषद में कहां पर पुल बनेगा, कहां पर रोड बनेगी। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू में भी आपको दिखा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ ही साथ अलग अलग पार्टियां जो हैं वो भी अपनी कवायद यहां पर चलाती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें, पैंथर्स पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, या फिर पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ ही साथ अपनी पार्टी की बात करें, पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अवामी पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हर एक पार्टी जो है वो अब इसमें पूरी तरह से जोखिम लेती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि वो फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जब मतगणना होती है, रिजल्ट सामने आता है, कौन जीतकर सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से अब यहां पर पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने घोषणा पत्र में चेंजेस करते जा रहे हैं, यानी कि जो मैनिफेस्टो है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, लोगों को दावे और वादों से फुसलाने की कोशिश की जा रही है, और आम जनता को चाहिए कि जाहिर तौर पर आपको उसी नुमाइंदे को जिताकर सामने लाना है जो आपकी बेहतरी के लिए काम करे, आपके विकास के लिए काम करे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।